सुनाओ मेरे को, पहली बार देख रहे हो क्या? पहली बार देख रहे हो हैं? पिछले वाले आरबीसी में कौन कौन था? सारे तो थे यार, तुम्हें तो देखा ही होगा ना, सारे नहीं थे? और कैसा गया तुम्हारा रिजल्ट, कैसा आया हैं? अरे बोलो तो सही, शक्ल से पता लग रहा है कुछ नहीं ना। अरे मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छा हुआ, बेकार हुआ, कुछ तो बताओ। बेकार हुआ एज एक्सपेक्टेड। तो सीपीपी मिली, चैप्टर का नाम फिर से वही चालू। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन छोड़ के गया था फरवरी वाले अटेम्प्ट में? बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, पीओसी, कोई सब छोड़ के गए थे? सवाल आया ना। मतलब मैंने ये कहा था कि ऑर्गेनिक के चैप्टर करो, अच्छी बात है, जो कोर चैप्टर है ना उसमें से अगर आपने मान लो उस पर ज्यादा टाइम लगाया तो क्या होगा? जरूरी तो नहीं है वहां से सवाल हो जाएगा, श्योरिटी है क्या वहां से सवाल होगा? पर जो ये चैप्टर है, ये पहली बात तो इंटरकनेक्टेड नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के लिए आपको ऑर्गेनिक का कोई और चैप्टर नहीं आना चाहिए। अरे बोलो, ऐसा पॉलीमर पढ़ने के लिए भी नहीं आना चाहिए, पीओसी के लिए भी नहीं आना चाहिए। तो कर सकते थे, एक तो एक कम टाइम में प्रिपेयर हो जाते और स्कोरिंग भी थे। अब 26 का सेकेंड शिफ्ट का किसका था? उसमें से तो काफी सारे सवाल आए पीओसी के, जिसमें 2-4 डीएनपी भी पूछा था। अरे याद भूल गया क्या रात गई बात गई ऐसा? तो आज वाले लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? जो नेक्स्ट होगा उसमें पॉलीमर, पीओसी, और उसके बाद वाले सेशन में वो देखा ना आपने, मेगा रिवीजन प्रॉब्लम देखी है क्या? तो अरे बाहुबली नहीं, मेगा रिवीजन प्रॉब्लम होगी ना यार, 3-4 लेक्चर डाले हैं मैंने उसके। तो वैसी सीक्वेंशियल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन तो करना है ना, मार्च वाला सभी दे रहे हो, सब देंगे मार्च वाला, तो उसके लिए रिवीजन करनी पड़ेगी। तो पेपर का पैटर्न आपने देख लिया, सीधा एक चैप्टर से सवाल नहीं आ रहा है। कोई रिएजेंट अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का है और सबस्ट्रेट किसी चैप्टर का है तो मिक्स करके सवाल पूछ रहा है। तो सीक्वेंशियल क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसा एडवांस का पैटर्न होता था, अब सिमिलरली मेंस का भी वैसे ही आ रहा है, सिमिलर पैटर्न पे हो रहा है। मतलब डिफिकल्टी बेशक कम होगी पर पैटर्न तो वही है लगभग। तो अपने को उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो लास्ट वाला जो सेशन होगा आपका सैटरडे को, उसको मिस मत करना। उसके अंदर सीक्वेंशियल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पूरी ऑर्गेनिक आपकी रिवाइज हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल, हैलाइड, हैलोजन डेरिवेटिव, सब कुछ। अरे बोलो हाँ, चालू करें? चलो बाकी मार्च में बढ़िया करके आना अब। अरे करोगे मार्च में बढ़िया? और ध्यान रखना, ये सोच के जाना कि डिफिकल्टी थोड़ी और बढ़ सकती है, पहले से तैयार होके जाना, क्योंकि टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो वो बात तो है ही कि डिफिकल्टी बढ़ सकती है। अरे तो दिमाग में फिट करके जाना कि पेपर का पैटर्न जो आप देख के आए हो फरवरी वाला, उससे टफ भी हो सकता है। तो देख के वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि तोते उड़ रहे हैं पेपर में, कि सो ही जाता हूं 2 घंटा, ये नहीं करना, ठीक है? तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या था? 3 पार्ट थे ना इसके अंदर, कौन कौन से थे? अभी देख के आए हो ना पेपर जस्ट, फिर बताओ जल्दी ना। कार्बोहाइड्रेट था, और लिपिड कौन बोल रहा है? अमीनो था, और न्यूक्लिक था ना। इससे तो चलो किसी भी शिफ्ट में सवाल नहीं आया, पर न्यूक्लिक से आया। किसके शिफ्ट में था न्यूक्लिक से सवाल? वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछी थी, था ना? तो आंसर सही करके आए थे उसका। कार्बोहाइड्रेट का तो हर एक शिफ्ट में आया था। अरे यार कितने बच्चे बैठे हो? ये 40। तो शोर तो होना चाहिए थोड़ा सा, पता लगा क्लास चल रही है। चाय पानी कॉफी। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ना था? एक तो पढ़ने होता है इसमें मोनोसेकेराइड के बारे में, एक पॉलीसेकेराइड या फिर डायसेकेराइड, और एक आपका रिड्यूसिंग शुगर। और अब ध्यान रखना, पेपर में जाओगे सवाल पक्का यहां से आएगा, क्योंकि पेपर मैंने बना के भेजा है।
रिड्यूसिंग शुगर का सवाल आएगा, किसी के भी शिफ्ट में आ सकता है। तो क्योंकि मोनोसेक्राइड पे आ चुका है, पॉलीसेक्राइड पे आ चुका है। मोनो से क्या पूछेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन पूछेगा कि ग्लूकोज के अंदर हमने Ac2O डाला, हमने निकल H2 डाला, तो क्या बनेगा। यहां से सवाल क्या आएगा कि वो ये पूछेगा कि किसी भी ओलिगो और पॉलीसेकेराइड का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, या इसकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगी। जैसे माल्टोज का स्ट्रक्चर पूछा था, लैक्टोज के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछी थी। तो इस तरह के सवाल हो चुके हैं, अब ये रिपीट नहीं होंगे। अब सवाल आएगा यहां से रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग से, और अमीनो से सवाल नहीं आया था, तो मार्च में अमीनो से भी सवाल मिलेगा, किसी की शिफ्ट में तो आएगा ही पक्का। और अमीनो से भी क्या पूछेगा, वो सिर्फ ये पूछेगा कि कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल होता है, किसके अंदर कितने कायरल सेंटर होते हैं। जैसे ग्लाइसिन है हमारे पास, ग्लाइसिन के अंदर क्या होगा, कितने कायरल सेंटर होते हैं, एक भी नहीं होता ना। और इसके अंदर कितने होते हैं, थ्रियोनिन के अंदर, ये क्या थ्रियोनिन क्या होता है, इसके अंदर कायरल सेंटर बताना कितने हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो ये है और एक ये भी तो है, तो ये कायरल है ना। तो पूरे अमीनो एसिड के अंदर ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर कोई भी कायरल सेंटर नहीं होता, और थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर दो कायरल सेंटर होते हैं। समझ रहे हो क्या। तो यहां से चालू करें पहले मोनोसेकेराइड से। मोनो के अंदर कौन कौन से पढ़ने हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसकी क्या आएगी, रिएक्शन आ सकती है। रिएक्शन कैसे आएगी देखो, रिवाइज करा रहा हूं, पढ़ तो तुमने रखा ही होगा, पढ़ रखा होगा, अरे बोलो। हाँ। ये किसकी फोटो बनाई है, ग्लूकोज की। इसके अंदर अगर मान लो मैंने क्या ऐड किया, HCN, तो क्या बनेगा, है साइनोहाइड्रिन बनेगा। इसके अंदर CHO को कैसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो वैसे जो साइनाइड होगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, तो साइनोहाइड्रिन बना। इसके अंदर अगर क्या डाला, NH2OH, तो क्या बनेगा, बोलो। ये फोटो किसकी थी, हाइड्रोक्सिलेमीन की। हाइड्रोक्सिलेमीन से क्या बनेगा, ऑक्साइम बनेगा। इसके अंदर अगर Ac2O डाला तो क्या बनेगा, कितने मोल यूज होंगे, ये तो याद ही होगा, अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जितने भी OH है वहां पे क्या आ जाएगा, OAC आ जाएगा। इसके अंदर अगर निकल H2 डाला तो क्या बना, हेक्सेन बना। निकल H2 क्या करेगा, हाइड्रोजिनेशन, अरे यार, तो N-हेक्सेन बनेगा। अब इसके अंदर अगर ब्रोमीन वाटर डाला तो क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। अरे क्या बात है, याद तो है तुम लोगों को। कितने COH आएंगे, दो आएंगे, अरे दो आएंगे, एक आएगा। कैसे पता, पढ़ा हुआ था, इससे याद रख सकते हो ना, बताया भी होगा पिछली उसमें। ओन से याद रख सकते हो ना, 1। अरे ग्लूकोनिक में क्या आता है, ओन आता है ना, तो इससे याद रख सकते हो 1, एक ही COH आएगा। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ की, HNO3 के साथ, तो क्या बना, ग्लूकैरिक एसिड बनेगा। और उसके अंदर कितने COH होंगे, 2 होंगे। अब चलते हैं किसके पास, फ्रक्टोज के पास। फ्रक्टोज बताओ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा, अरे बोलो यार, अरे बोलो, क्यों नहीं करेगा। अरे इसके अंदर CHO था ना, तो CHO तो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, पर यहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है जो कि रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा।
अगर ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या डालेंगे उसमें? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इसमें डालोगे तो रिएक्शन होगी, इसके अंदर डालोगे तो नहीं होगी। समझ रहे हो क्या? अब अगर मान लो इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया? NaBH4, क्या होगा? NaBH4 क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां से हाइड्राइड निकलेगा और इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा। अब ये कार्बोनिल का जो कार्बन है ये sp2 है, मतलब प्लेनर है, तो हाइड्राइड प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। तो यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे। अरे एक में OH राइट हैंड साइड पे होगा, एक में OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। क्लियर हो गया? अब अगर मान लो ग्लूकोज का मुझे क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। आ रहा समझ में? अब अल्फा ग्लूकोज कैसे बनाएंगे बताओ? अल्फा ग्लूकोज में क्या होगा? जैसे ये OH, ये वाला OH इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस कार्बन पर भी अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी है। अरे है ना, क्योंकि ये कार्बन भी sp2 है तो ये लोन पेयर ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि OH आपका राइट हैंड साइड में आए तो अल्फा ग्लूकोज बना, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में आए तो क्या बनेगा? बीटा ग्लूकोज बनेगा। और आपको मैंने कन्वर्जन का तरीका भी सिखाया था कि अगर आपके पास एक फिशर प्रोजेक्शन हो और एक आपके पास हैवर्थ प्रोजेक्शन हो तो फिशर के अंदर जो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा उसको हैवर्थ में कहां लिखेंगे? नीचे की तरफ। और जो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा उसको यहां ऊपर की तरफ लिखना है। अब OH यहां पे अल्फा ग्लूकोज के केस में राइट में आ रहा था तो कहां लिखूंगा? नीचे। OH कहां आएगा? नीचे। ये वाला OH ऊपर, फिर ये वाला नीचे, फिर ये वाला ऊपर और CH2OH। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे नींद में हो क्या? बोलो ना। समझ में आ रहा है? तो ये अल्फा ग्लूकोज है। और बीटा क्या होगा? ये कार्बन पे अगर OH को ऊपर लगा दूं, अरे यार, तो बीटा बन जाएगा। और ये पूछ सकता है कि जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज है वो एक दूसरे के क्या है? एनोमर है। क्यों है एनोमर? मतलब क्या होता है एनोमर का? क्योंकि ये जो कार्बन है ये वाला, ये एनोमेरिक कार्बन है। अरे है ना, तो इसके अलोंग दो कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है, क्योंकि ये वाला कार्बन था ना एनोमेरिक, C1। अरे ग्लूकोज के केस में C1 कार्बन एनोमेरिक होता है, फ्रक्टोज के केस में C2 कार्बन होगा। क्योंकि इस केस में ये वाला लोन पेयर यहां अटैक करेगा तो यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अरे तो इस केस में भी एक अल्फा फ्रक्टोज बनेगा, एक बीटा फ्रक्टोज बनेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ कि म्यूटा रोटेशन पिछली क्लास में मैंने बताया था, उनको याद होगा RBC 2.0 वालों को। क्या था म्यूटा रोटेशन? है तुमने भी पढ़ा होगा सबने, स्टार बैच वाले हो ना? कोई भी नहीं है? मैक्सिमम है ना, तो मना क्यों कर रहे हो फिर? अरे म्यूटा रोटेशन पढ़ा है क्या? क्या होता है? मतलब कि क्या था, एक अल्फा ग्लूकोज था, अरे था ना, ये इक्विलिब्रियम में था ग्लूकोज के साथ, जो कि इक्विलिब्रियम में था बीटा ग्लूकोज के साथ। सही है। अब क्या किया, मान लो एक क्या लिया, डब्बा लिया, डब्बे में क्या डाला? अल्फा ग्लूकोज को। क्योंकि अल्फा ग्लूकोज आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है इतने सारे, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब कि अगर अल्फा ग्लूकोज में से मैं PPL को पास करूंगा, प्लेन पोलराइज लाइट को पास करूंगा, तो क्या होगा? डेविएट होगी लाइट। लाइट क्या होगी? डेविएट होगी। मतलब कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसका कुछ थीटा की वैल्यू होगी, ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होगी, कितनी होती है? लगभग 18 डिग्री के आसपास। क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन किससे चेक की जाती है? पोलैरिमीटर से। और पोलैरिमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है
मतलब आपकी जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है वो कैसी क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल। अब अगर एक और डब्बे में मैंने बीटा ग्लूकोज को भरा, किसको, बीटा को, इस बीटा के अंदर से भी मैंने पीपीएल को पास किया, तो ये भी डेविएट होगा, अरे होगा ना। तो इसके थीटा की वैल्यू सपोज करो 112 डिग्री है, पर आपको पता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अल्फा बीटा में कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि इनके बीच में इक्विलिब्रियम है। अल्फा बीटा में कन्वर्ट होगा, बीटा वापस से अल्फा में कन्वर्ट होगा। मतलब कि ऐसा इंस्टेंस तो कभी आएगा ही नहीं जब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फा ग्लूकोज होगा। बोलो, अब मान लो एक डब्बा था और अल्फा और बीटा इक्विलिब्रियम में थे, सही है। अब अल्फा ग्लूकोज की थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, कब होगी, जब सिर्फ अल्फा होगा। बीटा के केस में थीटा आपका 112 डिग्री है, तो कब होगा, जब सिर्फ बीटा होगा। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो अल्फा बीटा में कन्वर्ट होना शुरू होगा। इनिशियली सपोज करो अल्फा मेरा 100% था और बीटा 0% था। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी वैसे वैसे क्या होगा, अल्फा बीटा में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर अल्फा अभी आपका 90% है और बीटा आपका 10% है, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो प्योर अल्फा के बराबर नहीं होगा, ना ही प्योर बीटा के बराबर होगा, क्योंकि अब रिएक्शन मिक्सचर में अल्फा और बीटा दोनों है। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर अब इस रिएक्शन का मुझे क्या निकालना है, ऑप्टिकल रोटेशन, तो कैसे निकालूंगा, 90% किसका होगा, अल्फा का, और 10% किसका होगा, बीटा का, डिवाइड बाय 100। समझ में आ रही है बात। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, जब तक 50-50 ना हो जाए। तो इसी को क्या बोला, म्यूटा रोटेशन। मतलब चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर शुगर यूनिट व्हेन दे एग्जिस्ट एज एनोमेरिक फॉर्म्स। जब वो एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तब क्या होगा, अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा। और चेंज कब तक होगा, जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। समझ में आ रही है बात। अरे समझ में आया क्या। तो म्यूटा रोटेशन क्लियर हो गया। अरे बोलो, कुछ छापना है क्या है, किसी को छापना तो बताओ, किसी को नहीं छापना, चलें आगे। तो ये तो कार्यक्रम किसका था हमारा, मोनोसैकेराइड का। किसका स्ट्रक्चर, अरे जो चीज राइट में है उसको नीचे लगा ले, जो लेफ्ट में उसको ऊपर लगा ले यार। अब क्या पढ़ रहे हैं, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मुझे बताओ क्या होते हैं। मतलब कि डाइसैकेराइड के अंदर दो आपकी क्या होंगी, मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी। तो ध्यान रखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2 to 10। एनसीईआरटी खोलोगे, खोल चुके होगे या नहीं खोली होगी। इसके अंदर जो ओलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन दी है वो ये बोला गया है कि ओलिगोसैकेराइड वो कंपाउंड होते हैं या वो शुगर यूनिट होती हैं जिनके अंदर 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड होते हैं। पर डेफिनेशन गलत है, क्योंकि होने कितने चाहिए, 3 to 10। 2 to 10 नहीं होगा, 3 to 10 होगा, क्योंकि एक आईयूपीएसी है। अरे आईयूपीएसी है ना, उसकी एक गोल्ड बुक होती है, उसके अंदर डेफिनेशन लिखी है कि ओलिगोसैकेराइड वो होंगे जिनके अंदर मोनोसैकेराइड का नंबर 3 होगा मिनिमम, या मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। अगर 10 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। अब जो हमें पढ़ने हैं वो 3 ही है। पहला कौन सा है, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। और एक काम करना, अभी जब आप लोग एडमिट कार्ड आ गया क्या, जब भी आए तो अपना क्या करना है ये बता देना इधर कि आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर है, जिससे हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि सवाल जुगाड़ने पड़ते हैं ना। अरे क्वेश्चंस का आइडिया लेना पड़ेगा ना पहले, फिर सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं। तो पहले जब भी आपका एडमिट कार्ड आए तो आपको इन्फॉर्म करना है
कि कब किस शिफ्ट में आपका पेपर है, ठीक है? अरे कोई दिक्कत क्या? बात 3 क्लास लेके क्या बोर हो गए हो क्या? हैं? चले ना। सुक्रोज में क्या होगा? हर एक, पहली बात तो डाइसैकेराइड में आपको ध्यान सिर्फ 2 ही चीजों का देना है। पहली बात कि सुक्रोज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर किस किस एटम के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब सुक्रोज की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अरे अभी देख के आए हो पेपर? अब इसके अंदर जो आपकी मोनोमर यूनिट होती हैं वो कौन कौन सी होंगी? बोलो। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगी? अल्फा 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसी को समझाना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? अरे बताओ, मैं बता दूंगा। किसी को पूछना है तो बोलो। मान लो एक आपके पास मोनोसेक्राइड है R, उसके साथ एक OH लगा है, एक दूसरा मोनोसेक्राइड है R, इसके साथ भी एक OH लगा है। अगर इसके अंदर से मैं वाटर को एलिमिनेट कर दूं तो क्या बनेगा? ROR, ईथर बन गया। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक टाइप की ईथरल लिंकेज होगी जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। अब R ये कोई भी मोनोसेक्राइड हो सकता है, ये वाला कोई भी मोनोसेक्राइड हो सकता है। सुक्रोज के केस में ये R आपका अल्फा ग्लूकोज होता है और ये R आपका बीटा फ्रक्टोज होता है। इन दोनों को जब कनेक्ट करूंगा तब वाटर एलिमिनेट होगा और यहां पे ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे जो ये अल्फा लिखा है ये क्या डिनोट कर रहा है? बताओ। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये लीनियर है या एंगुलर है? मतलब एक तो ये लीनियर अरेंजमेंट हो गया, एंगुलर क्या हो सकता है? कुछ इस टाइप का हो, ये एंगुलर अरेंजमेंट हो गया। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये देखो, ये आपके पास क्या है? मोनोसेक्राइड है। ये क्या है? इसका OH है। ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, ये इसका OH है। अगर लीनियर इंटरेक्शन हो रहा है तो बनेगा अल्फा ग्लूकोज, अगर एंगल पे होगा तो क्या होगा? बीटा ग्लूकोज। अब जो आपके पास सुक्रोज होता है उसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होगा? लीनियर होगा। तो आप पहले अल्फा ग्लूकोज ड्रॉ करेंगे, बीटा ग्लूकोज ड्रॉ करेंगे, उसमें से वाटर को एलिमिनेट करोगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज। समझ में आ रही है बात? अब सुक्रोज के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। सुना होगा आपने, इन्वर्ट शुगर। तो वो क्या कार्यक्रम चलता है वहां पे? मान लो सुक्रोज है, अरे वो तो नहीं लिखना ना किसी को। तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक हो गई क्या वैसे? हैं? अरे बोलो, रिवाइज कर ली, पढ़ी तो होगी। चलो देखेंगे सैटरडे को कितना पढ़ा है। ग्लूकोज प्लस क्या है? फ्रक्टोज है। अब मुझे बताओ, अगर इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर मैं वापस से वाटर डाल दूं तो क्या होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ ईथर विद H+, पढ़ा है ना? वहां पे H2O क्या करता है? यहां से जो H+ रिलीज होगा, पहले ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अटैक करेगा, यहां से क्या बनेगा? ROH पॉजिटिव और R। अब अगर ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तभी SN1 से जाएगा, अगर डिस्टेबलाइज होगा तो SN2 से जाता था। अरे यार, तो यहां से वापस से क्या बन जाएगा? 2ROH, यही बनेगा। मतलब वापस से क्या बन जाएंगे? 2 मोनोसेकेराइड। अगर सुक्रोज के अंदर मैं यही कार्यक्रम कराऊं और इसके अंदर क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वापस से हाइड्रोलाइज होगा, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। अब जो ग्लूकोज होता है वो आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मतलब क्या है? इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब जो ग्लूकोज है ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी होता है। मतलब इसका जो थीटा है वो तो पॉजिटिव है
और इसका थीटा आपका नेगेटिव है, सही है। अब इसका थीटा आपका पॉजिटिव था। अब जैसे ही इस सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, इसका थीटा पॉजिटिव, इसका थीटा नेगेटिव। जो मैग्नीट्यूड होता है थीटा का वो ज्यादा होता है फ्रक्टोज का। एग्जाम्पल देके भी समझाया था, क्या दिया था, मान लो ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज है। अरे समझाया होगा ना एग्जाम्पल देके। घर में मम्मी पापा रहते हैं ना, जिसकी ज्यादा चलती है वही डोमिनेट करता है, ऐसा ही होता है ना। जिसकी घर में जिसकी पावर ज्यादा उसी की चलेगी। अब यहां पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो चलेगी किसकी, फ्रक्टोज की। क्योंकि ग्लूकोज चाहेगा कि ये राइट में डेविएट हो, फ्रक्टोज चाहेगा ये लेफ्ट में डेविएट हो। क्योंकि इसका रोटेशन की वैल्यू ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो नेट माइग्रेशन लेफ्ट में होगा। अरे होगा, मतलब थीटा यहां पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो गया। तो इसी तरह के फिनोमिना को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। मतलब ऐसी शुगर जिसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू इन्वर्ट हो जाए। इन्वर्ट हो रही है। यहां पे हाइड्रोलिसिस से पहले थीटा पॉजिटिव था और हाइड्रोलिसिस के बाद थीटा नेगेटिव है। क्लियर हो गया। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इन्वर्ट शुगर। और ये नहीं है कि थीटा अगर आपका नेगेटिव होता, अगर वो पॉजिटिव में जाता तो भी इसको क्या बोलते, इन्वर्ट शुगर। मतलब ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो रहा है तो इन्वर्ट शुगर। ये नहीं है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तभी उसको इन्वर्ट शुगर बोलेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव में भी होगा तो भी इन्वर्ट शुगर ही बोला जाएगा। पर क्योंकि सुक्रोज के केस में पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इसलिए हमें लगता है कि इन्वर्ट शुगर सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने को ही बोला जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेन क्या चेंज हो रहा है यहां पे, साइन चेंज हो रहा है आपका ऑप्टिकल रोटेशन का। समझ में आ गया। अरे बोलो। अब उसके बाद क्या था आपका, माल्टोस। माल्टोस में क्या था, इस बार स्ट्रक्चर आया तो बना के आइयो। ओए माल्टोस, हाँ माल्टोस के अंदर क्या है, बता बता बता। तो बना के कैसे आएगा, तब तक को याद ही नहीं है। तो माल्टोस के अंदर जो मोनोमर होंगे वो कौन से होंगे, अरे अल्फा ग्लूकोस होंगे ना। 2 मोल किसके होते हैं इसमें, अल्फा ग्लूकोस के। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस टाइप की होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे समझ में आ रहा है क्या। तुम्हें मैंने उस टाइम भी बोला था जब पिछले वाले बच्चे थे आरबीसी वाले 2.0 वाले, कि बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली 3 ही चीज पढ़ के जाना। पहला मोनोसैकेराइड की रिएक्शन, सेकंड ओलिगो और पॉलीसैकेराइड के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और उनकी मोनोमर यूनिट, और तीसरा रिड्यूसिंग शुगर। तो इस बार तुम्हें भी बोल रहा हूं, रिड्यूसिंग शुगर और ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन करके ही रिड्यूसिंग शुगर का सवाल तो पक्का आएगा। मैंने खुद ही बना के भेजा है। अरे सही बता रहा हूं, आएगा सवाल, मैंने तो बना के भेजा है। नहीं क्वेश्चन ऐसा कैसे यार। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, लैक्टोज। लैक्टोज में क्या होगा बोलो, लिंकेज कौन सी होगी, अरे बोलो भाई। मोनोमर कौन से होंगे इसमें, बीटा गैलेक्टोज और अल्फा नहीं, बीटा ग्लूकोज। और लिंकेज क्या होगी, लिंकेज बोलो, हमसे याद कर रहा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। समझ में आ रहा है क्या, तो कर लोगे ना। अब क्या बचता है, एक इसमें कंसेप्ट आता है किसका, रिड्यूसिंग शुगर वाला, उसको ध्यान रखना। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, ऐसी शुगर जो कि टॉलरेंस और फेलिंग रिएजेंट को क्या करे, रिड्यूस करे। अब टॉलरेंस रिएजेंट क्या था आपका, Ag
NH3 ट्वाइस और OH नेगेटिव, ये आपका क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट। दिस इज T.R और फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जिसको हम लोग फैलिंग A बोलते हैं, और प्लस क्या होगा? ये किसका स्ट्रक्चर बनाया? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, उसमें या COH और COH होते हैं, तो ये उसका सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है टार्ट्रिक एसिड का, तो ये आपका क्या हो गया? फैलिंग बी। तो ये कॉम्बिनेशन है फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी का, क्या? फैलिंग सॉल्यूशन। अब क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट के अंदर Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? देख के बताओ। +1 है ना, मतलब कि जब टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो सपोज करो आपके पास एल्डिहाइड है RCHO, इसकी रिएक्शन जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ की तो क्या बना? O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव प्लस Ag का फॉर्मेशन होता है सिल्वर मिरर का। अब क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है और यहां Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब +1 से 0 में जा रहा है, तो खुद तो क्या होगा? रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस हो गया और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब टॉलेंस रिएजेंट आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर का कंसेप्ट कहां से आया? अगर शुगर की रिएक्शन मैं इस टॉलेंस रिएजेंट से के साथ कराऊंगा तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा? शुगर को तो ऑक्सीडाइज करेगा, अरे, और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। मतलब जिसके साथ शुगर ने रिएक्शन कर ली उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, और जिसके साथ रिएक्शन नहीं की उसको बोला जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि या तो ऐसा बोलो कि टॉलेंस रिएजेंट ने शुगर को ऑक्सीडाइज कर दिया, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि शुगर ने टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया, बात एक ही है, तो इसलिए नाम क्या आया? रिड्यूसिंग शुगर। अब मुझे बताओ जो टॉलेंस रिएजेंट है ये किस किस के साथ रिएक्शन शो करेगा? जहां पे आपके पास एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड जहां जहां पे आएगा, मतलब ग्लूकोज के साथ टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन हो जाएगी, तो ग्लूकोज आपका रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ग्लूकोज में क्या था? CHO था। अरे बनाऊं क्या स्ट्रक्चर? ऊपर CHO आता है ना, तो CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साथ में Ag का फॉर्मेशन होगा, तो ग्लूकोज क्या क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर। अब फ्रक्टोज ये टेस्ट देगा क्या? बताओ जरा, क्यों नहीं देगा? पर वो तो देता तो है, क्यों नहीं देता? देता है, क्यों नहीं देता है? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अभी बताया था, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन OH, OH हाइड्रोजन। ये किसकी फोटो थी? फ्रक्टोज की फोटो है। अब फ्रक्टोज के अंदर ये प्रेजेंट है आपका C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन तो टॉलेंस टेस्ट नहीं देते, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप है तो इसको तो टेस्ट नहीं देना चाहिए था, पर ये टेस्ट देता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा उसको मैं अल्फा बोल सकता हूं, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन। अब हम आइसोमेरिज्म में टोटोमेरिज्म पढ़ते हैं, टोटोमेरिज्म का कार्यक्रम चल रहा है, देखो, अरे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये एसीटोन था, एसीटोन के अंदर ये C डबल बॉन्ड O है, ये अल्फा कार्बन। अगर यहां नेगेटिव बना तो ये रेजोनेंस करेगा, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH3। तो ये मेरी कीटो फॉर्म है, ये मेरी इनोल फॉर्म है, मतलब कि यही सिस्टम यहां प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, CH पे हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये टोटोमराइज करना चाहेगा तो कैसे करेगा? ये बॉन्ड यहां आएंगे, देखो, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए। समझ में आ रहा है क्या?
तो फोटो कैसी बनेगी, CH डबल बॉन्ड C OH, यहां पे OH और नीचे का एज इट इज R। इसको मैंने क्या मान लिया, ये पार्ट क्या है, R है, R है, तो ये R आ गया। अब देखो क्या ये वाला ऑक्सीजन भी लोन पेयर से रेजोनेंस कर सकता है क्या, बताओ। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, तो ये यहां गया और ये यहां पे आ गया, आया, तो क्या बना यहां पे, CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव OH और R। बताओ यहां से यहां तक का कार्यक्रम समझ में आया क्या, बोलो। अब ये ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इसके पास यहां इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज बना दोगे तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, मतलब ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा और H+ यहां से निकल जाएगा। जो यहां से H+ निकला है वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा। अब क्योंकि जो ये कार्बन है इस पे ये वाला H+ ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। अरे बताओ, क्लियर हो रहा है, मतलब यहां क्या बना, स्ट्रक्चर क्या बनेगा आगे, देखो जरा एक बार क्या बना, इधर क्या बना, CHO, ऊपर CHO आ गया, ये CHO आ गया, यहां पे एक बार OH राइट में, हाइड्रोजन लेफ्ट में, नीचे R। एक ये फोटो बनी, दूसरी फोटो क्या है, CHO हाइड्रोजन OH और R। बताओ, मतलब एक यहां पे आपके पास बन गया डी ग्लूकोज, ग्लूकोज की फोटो यही होती है। R ग्रुप देखो मैच करो, R ग्रुप क्या था, ये था, तो ग्लूकोज मैच हो गया स्ट्रक्चर। अरे यार, और ये क्या है, दिस इज डी मैनोज, ये एक दूसरे के होते हैं C2 एपीमर। अभी एपीमर क्या होगा अभी बताऊंगा, C2 एपीमर होंगे। मतलब देखो स्टार्ट किया था फ्रक्टोज से, आ गए ग्लूकोज पे, और ग्लूकोज तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता ही है, क्योंकि इसके अंदर तो ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है। देखो ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड। समझ में आया क्या कि फ्रक्टोज पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट क्यों देता है, क्योंकि असल में वहां पे क्या होता है, एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, और एल्डिहाइड तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता ही है। और इस तरह का जो कार्यक्रम होता है इसको नाम दिया जाता है इन डायोल रीअरेंजमेंट। क्या बोला, इन डायोल रीअरेंजमेंट। समझ में आया क्या, अरे क्लियर हो गया। जिसको समझ में नहीं आया हो कोई ऐसा है क्या, पूछ लो अभी। अरे सबको आ गया कि क्यों फ्रक्टोज पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। कंफ्यूजन तो तुम्हारे दिमाग में भी आई होगी, भाई यहां पे कीटोनिक ग्रुप है तो टेस्ट पॉजिटिव दे क्यों रहा है, दिमाग में सवाल नहीं आया क्या, आया। तो असल में क्या था वहां पे, CHO ही प्रेजेंट था। अब एक सवाल और आना चाहिए था कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि जो टोटोमेरिज्म होता है वो तो एसिडिक और बेसिक कंडीशन में ही होता है, ये जब तक यहां पे नेगेटिव नहीं बनेगा तब तक ये रेजोनेंस नहीं करेगा, और नेगेटिव बनाएगा कौन, बेस। अरे यार, और यहां तो सर आपने कहीं बेस यूज ही नहीं किया, टॉलरेंस में आ गया बेस, कहां था देखो, तो ये OH नेगेटिव वहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो बेसिक कंडीशन तो है ही, टोटोमेरिज्म हो सकता है। समझ में आया क्या। अब और क्या पूछ सकता है, जैसे मान लो आपके पास सुक्रोज दे दिया उसने, सुक्रोज क्या रिड्यूसिंग शुगर है क्या, नहीं होगी। सुक्रोज कैसी होती है, नॉन रिड्यूसिंग। मतलब एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप चेक कर लो कि कंपाउंड में फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट है क्या।
अगर फ्री एल्डिहाइड होगा मतलब कि क्या करेगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे और दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। अब बात करते हैं कि इनकी डायसैकेराइड वालों की। अब डायसैकेराइड में जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो क्या रखना है, हेमीएसिटल फॉर्म को। ये क्या था, इसको क्या बोला जाता है, हेमीएसिटल। अरे ये तो मैं पिछली बार गा के बताया था। सुन रहा था। ये एल्डिहाइड है ना, इस एल्डिहाइड के अंदर अगर मैं CH3OH डाल दूं, क्या डाल दूं, CH3OH, तो ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा और ये यहां खुलेगा, तो ये बनेगा, देखो बना। तो इसको बोला हेमीएसिटल, दिस इज नोन एज हेमीएसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड से बना है इसलिए यूज किया एसिटल। अगर कीटोन से बना होता तो यूज किया जाता हेमीकीटल। अगर R की H की जगह पे यहां R लगा दूंगा तो क्या बनेगा, हेमीकीटल। समझ में आया क्या। अब मान लो यहां पे हाइड्रोजन तो था, इसके अंदर मैंने क्या किया, टॉलरेंस रिएजेंट को ऐड किया, टॉलरेंस रिएजेंट, तो बताओ क्या होगा, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट में बेसिक कंडीशन प्रेजेंट है, OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा यहां पे, O नेगेटिव और OCH3। देखो अब O नेगेटिव का आपने पढ़ा है प्लस I इफेक्ट होता है, अरे पढ़ा है ना यार GOC में। तो जैसे ही ये वापस आएगा OCH3 यहां से लीव करेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन प्लस CH3O नेगेटिव। और एल्डिहाइड तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता ही है। मतलब आपको क्या चेक करना है, अगर कंपाउंड में फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो आंख बंद करके टॉलरेंस रिएजेंट देगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर कहीं पे फ्री एल्डिहाइड नहीं दिख रहा तो आप चेक करो कि वहां पे हेमीएसिटल तो नहीं प्रेजेंट है। अगर हेमीएसिटल हुआ तो वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। क्यों देता है, मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि वो डिकम्पोज होके वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अरे समझ में आया क्या, तब तो कर लोगे इस तरह के सवाल। अब वो कई बार क्या करेगा, आपको चेयर फॉर्म में भी बना के दे सकता है। चेयर फॉर्म पता है ना, कैसे, देखो कैसे देगा, कुछ इस तरह से देगा। यहां मान लो ऑक्सीजन है, यहां आपका OCH3 लगा है, यहां CH2OH है, यहां OH, यहां OH। अब बताओ जरा, कहीं हेमीएसिटल फॉर्म दिख रही है क्या, कोशिश करो देखने की, चेक करो। पहली बात तो ये चेयर फॉर्म है, अरे 6 मेंबर रिंग है ना, और 6 मेंबर रिंग साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चेयर फॉर्म में, तो ये चेयर फॉर्म है। अब यहां पे चेक करना है आपको, पहले मुझे बताओ यहां पे कोई फ्री एल्डिहाइड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मतलब क्या चेक करेंगे, हेमीएसिटल को, हेमीएसिटल दिख रहा है क्या कहीं, नहीं दिख रहा। अगर मान लो ये कार्बन पे, इस कार्बन को चेक करूं, मुझे बताओ ये कार्बन था ये वाला, आपको हर एक कार्बन को चेक नहीं करना, आपको सिर्फ उस कार्बन को चेक करना है जिसपे 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो। देखो ये कार्बन, इस पे एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो ये हेमीएसिटल था। अब यहां पे चेक करो, ये कार्बन दिख रहा है, इस पे OR है, OR ग्रुप लगा है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन होगा, ये आपका अल्काइल ग्रुप है इतना, और ये क्या है OR। मतलब ये फॉर्म कुछ इस तरह से हो गई, OR और OR, ये इससे मैच कर रही है क्या, मतलब ये हेमीएसिटल ना होके एसिटल फॉर्म है। ये हेमीएसिटल फॉर्म है ना, अरे एसिटल है, हेमीएसिटल एसिटल है, तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। मुझे बताओ एसिटल पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट क्यों नहीं देता,
वाई एसिटल डज नॉट शो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट? एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो डिकम्पोज होके कैसे एल्डिहाइड में आएगा? तो ये क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। कैसी होगी? नॉन रिड्यूसिंग। समझ रहे हो क्या? कभी भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का सवाल आया, सिर्फ उस कार्बन को चेक करो जिसपे 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो। अगर यहां पे OCH3 की बजाय OH दे देता तब क्या होता? तब हेमी एसिटल फॉर्म हो गई। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक OH, एक OR और एक अल्काइल ग्रुप, तो कैसी हो गई? हेमी एसिटल। तो ये रिड्यूसिंग शुगर। कर लोगे अब? अरे कर लोगे क्या? मतलब अगर आपके पास ग्लूकोज आया तो वो रिड्यूसिंग होगा, फ्रक्टोस आया तो रिड्यूसिंग होगा, सुक्रोज का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको कोई भी हेमी एसिटल फॉर्म नहीं दिखेगी, इसलिए सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है। अरे डब्बा बनवाऊं क्या अलग से? पिछली बार भी बनवाया था ना डब्बा, बनवा दूं? इसको नोट करना है क्या? किसी को करना है? सभी के सभी ज्ञानी हो हैं? छापो ना इसको फिर। अच्छा, छापने का इंतजार। छापो छापो, जिसको छापना है तो छापो। अरे बोल दिया करो ना मेरे को नोट करना है या नहीं। मैं कहा गर्मी कैसे हो गई इतनी यार? ठंडा भी थोड़ी देर चलना है बंद करा, पर जल्दी जल्दी छापो यार। अब रिड्यूसिंग का सवाल है, कर क्या होगा ना? मैं अगर फोन मिलाऊं और पूछूं तुमसे, जब तुम पेपर देके निकल रहे हो, पकड़ लेते हैं ना पेपर देके, कैमरा लेके, कैसा गया सवाल, कैसा गया पेपर, है ना? कैसा था पेपर, कैसा था? अच्छा था, इजी तो नहीं था, टफ कह सकते हैं। फिर बच्चा ऐसा ज्ञान देता है। उधर मैं औरों का देख रहा था, उस टाइम लाइव चल रहा था ना, जैसे अपना तो चल ही रहा था, औरों का भी चल रहा था, तो वहां पे बच्चा आया, वो भाग रहा है, कह रहा मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना। वो कह रुक तो सही, वो पकड़ लिया उसको, कह रहा बता कैसा गया पेपर? अच्छा ही था, बस देखो कितना आएगा, भगवान भरोसे है हमारा। तो तुम्हारे पास अगर फोन मिलाया जाए पूछने के लिए और तुम्हारे मुंह से निकला कि सवाल रिड्यूसिंग का था और मुझे पता लगा कि तुमने गलत किया, तो क्या होगा? हैं? कुछ नहीं होगा। क्या ही कर सकते हैं, कर दिया तो कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर। मैंने तो समझाया पूरा अच्छे से, समझ में आ गया ना अच्छे से? सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, ऐसा ही बोलते हैं ना। वो तेरे दोस्त कहाँ रह गया? वो टाइम इज मनी कहाँ गया? वो तेरा दोस्त घर गया? एक इनका इसका दोस्त था, चंपू था, वो टाइम इज मनी बोलता था, टाइम इज मनी। क्या बात है, टाइम इज मनी। तो छाप लो ना, हंस क्या रहे हो? छापते क्यों नहीं हो? इधर वाला नोट कर लिया क्या? अरे बोलो यार, तुमसे ज्यादा आवाज तो उधर नीट वालों की आती है। उधर 10 बच्चे भी नहीं बैठे, उनकी ज्यादा आवाज आती है तुमसे। छाप लिया? बोलो। अरे क्या बात, ये होगा यहाँ पे कि दंगल की तैयारी चल रही है। देखो ग्लूकोज होगा तो पॉजिटिव या रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है इसलिए लिखवा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें अगर डब्बे में कोई चीज दे दी जाए तभी तुम करके आते हो, इसके आज कोई कुछ और आ जाता है तो तुम फैलने लगते हो, है ना? तो डब्बे में लिखवा रहा हूं, उसको पढ़ के जाना। फ्रक्टोज, अरे लिख दिया क्या? माल्टोस, लैक्टोस और सारे ऑल पॉलीसेकेराइड, जिसके अंदर क्या आता है हमारा? स्टार्च और सेल्यूलोज। ये कैसे होंगे तीनों? ये दो कैसे होंगे? रिड्यूसिंग। और ये कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। समझ गए क्या? ये डब्बा बना लो, कॉपी में छाप लो उसको।
और ध्यान रखना, डराने के लिए चेयर फॉर्म भी दे सकता है, तो डरना नहीं है, सिर्फ चेक करनी है हेमीएसिटल फॉर्म, जहां दिख गई रिड्यूसिंग, नहीं दिखी तो नॉन रिड्यूसिंग। समझ में आया क्या? चले आगे। रिवाइज ही करा रहा हूं मैं, तो रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है नहीं? तो मैं पढ़ तो रखा वैसे सारा, पर वो दिख गया था कितना पढ़ा था, है ना। माल्टोस का तेरे को नहीं पता है पे। तो मेरे को कितने सवाल करके आया था? 15 केमिस्ट्री के, 23 सवाल। अरे अब अमीनो एसिड में ध्यान रखना है सिर्फ 2 चीजों के बारे में। पहला क्या, कि जो अमीनो एसिड आपको ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से होंगे। पहली बात तो ये 2 तरीके के होंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ये भी सवाल आ सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, केमिकल नेचर। एक एनसीईआरटी है किसी के पास? नहीं है। एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, उसके अंदर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर दिए हैं, उनमें जिन जिन स्ट्रक्चर के ऊपर स्टार लगा है, अरे क्या बात है, वो सब कैसे होंगे? एसेंशियल वाले। तो सिर्फ उनका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। तो ये भी 2 तरीके के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो वाले अमीनो एसिड होंगे जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और हमें रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन एसेंशियल कौन से होंगे? जो कि बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। मतलब बॉडी जो सिंथेसाइज कर रही है उनकी जरूरत नहीं है, और जिनकी जरूरत है वो सिंथेसाइज नहीं कर रही, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा ना। केमिकल नेचर में कितने तरीके के होंगे? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जिनके अंदर, अरे क्या बात है, नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड टू NH2। क्योंकि अमीनो एसिड की फोटो कैसी होती है? NH2, CHR और COH। ये मेरे पास क्या होता है? अमीनो एसिड। इसको बोला जाता है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा क्यों बोला? क्योंकि अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग COH की प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा होती है, तो इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर क्या है? NH2, तो अल्फा अमीनो एसिड। अब अगर ये R ग्रुप को मैं चेंज करता रहूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर हाइड्रोजन लगाया तो ग्लाइसिन, CH3 लगाया तो वेलेनिन, आइसोप्रोपाइल लगाया तो वेलिन, तो स्ट्रक्चर चेंज होंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या? एसेंशियल अमीनो एसिड, और एक एसिडिक अमीनो एसिड और एक बेसिक वाला। एसिडिक कौन से? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक में लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। कह रहे सर ये तो सारे ही हो गए, ऐसा तो नहीं है ना, सारे तो नहीं हुए, सिर्फ एसेंशियल। क्योंकि सवाल सीधा आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल, सवाल 4 नंबर का। और जैसा सवाल फर्स्ट शिफ्ट में मेटलर्जी के साथ हुआ था, किसी का 24th में फर्स्ट शिफ्ट में था क्या? मेटलर्जी के सवाल आए थे, 3 से 4 सवाल थे मेटलर्जी के, या 2 से 3 कितने भी थे। तो मेटलर्जी वाला ऐसा चैप्टर है जिसने वो पढ़ा था वो कर सकता था। जैसे एक उसका सवाल था, वो गन मेटल में कौन सा एलॉय होगा, अब पढ़ रखा था तो कर सकते थे, नहीं पढ़ा था तो नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के सवाल के लिए तैयार रहें। ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल इन नेचर। तो आपको अगर पता होगा कि कौन कौन से एसेंशियल हैं तो देखते ही टिक होगा, आगे चलना है। समझ रहे हो क्या? तो एसेंशियल वाले ध्यान रखना जिनके ऊपर स्टार मार्क हो रखा है। बेसिक वाले कौन से होंगे? जिनके अंदर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड टू COH। उदाहरण के तौर पर CH2 4, NH2 और COH।
इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं लाइसीन। लाइसीन के अंदर देखो NH2 ग्रुप ज्यादा है COH के कंपैरिजन में, यहां पे 2 NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप कितना है, एक ही है, मतलब ये कैसा हो गया, बेसिक अमीनो एसिड। समझ रहे हो क्या? एसिडिक का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अगर यहां पे CH2COH लगा दूं तो इसका नाम क्या होगा, अरे एस्पार्टिक एसिड। और इसके अंदर नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा है एज कंपेयर टू NH2, तो ये कैसा हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड। समझ रहे हो? और न्यूट्रल वाले कौन से होंगे, जिनके अंदर नंबर ऑफ NH2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ COH। सबसे अच्छा एग्जांपल ग्लाइसिन। देखो NH2 और COH ग्रुप बराबर है तो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर कोई भी कायरल सेंटर नहीं होता, और थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर 2 कायरल सेंटर होते हैं। तो इस बात को कहीं नोट कर लो कि ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर कोई भी कायरल सेंटर नहीं होता, और थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन आइसोल्यूसिन, ठीक है। चलें क्या आगे? अब इसको क्या बोला जाता है, बोलो, ज़्विटर आयन। अगर इस ज़्विटर आयन को किसी ऐसे मीडियम में डालूं जहां पे एसिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, मतलब इसको मैंने पकड़ा है ज़्विटर आयन को और एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जहां पे H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, ये CO नेगेटिव H+ को पकड़ लेगा। अरे तो क्या बनेगा, यहां पे COH, यहां क्या आया NH3 पॉजिटिव, यहां पे R और हाइड्रोजन, बोलो। और अगर इसको ऐसे मीडियम में डालूं जहां पे बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, तो ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा इधर से CO नेगेटिव, हाइड्रोजन R और NH2। समझ रहे हो? मतलब ये आपकी कटायनिक फॉर्म है। टोटल चार्ज कितना है इस पे, +1। कटायनिक फॉर्म हो गई। कटायनिक फॉर्म कब एग्जिस्ट करेगी, जब pH क्या होगा, कम होगा, लो pH पे, एट लो pH। और ये आपकी कैसी फॉर्म है, अनायनिक फॉर्म है, और ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब pH कैसा होगा, pH इज हाई। समझ रहे हो क्या? अरे क्लियर हो रहा है? अब पूछो कि ज़्विटर आयन कहां एग्जिस्ट करेगा, तो ज़्विटर आयन आपको एग्जिस्ट करता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा pH होता है जहां पे ज़्विटर आयन एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो? ये मत दिमाग में सोच पाल लेना कि ज़्विटर आयन न्यूट्रल pH पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप कहोगे कि यहां तो चार्ज 0 है, +1 -1 न्यूट्रल है, तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसको तो pH 7 पे एग्जिस्ट करना चाहिए था, ऐसा दिमाग में आया होगा। अरे पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड है, क्या उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो ज़्विटर आयन होगा वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, और जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की कैलकुलेशन है वो मेंस में नहीं आती। कहां आएगी, एडवांस में। उसका फॉर्मूला होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने का, जिसे हम pKa की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। लेक्चर देखा था किसी ने? अरे सब जगह जो स्टार बैच वाले थे उन्होंने देखा होगा ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एडवांस लिखा था ब्रैकेट में। तो कैलकुलेशन जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वो एडवांस में आएगी, मेंस में नहीं आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस कटायनिक फॉर्म को क्या किया,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो, पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या डाला, एक इलेक्ट्रोड डाली और इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सपोज करो मेरे पास क्या है, एनोड है और ये मेरा कैथोड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड पे चार्ज क्या होता है और कैथोड पे, अरे बोलो, नेगेटिव। अगर इसके अंदर इस कटायनिक फॉर्म को डालूंगा तो ये कहां भागेगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये कटायनिक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये भागना चाहेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ। और अगर इस अनायनिक फॉर्म को इसके अंदर डालूंगा तो कहां जाएगा, एनोड की तरफ, क्योंकि ये अनायनिक है और कहां जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। याद कैसे रख सकते हैं, C फॉर कटायन, C फॉर कैथोड, A फॉर अनायनिक, A फॉर एनोड, याद रहेगा। अब अगर मान लो ज्विटर आयन को मैंने इसके अंदर डाला तो क्या होगा, माइग्रेशन होगा क्या कहीं पे, नहीं होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज आपका कैथोड की तरफ जाना चाहेगा, अरे यार ये नेगेटिव चार्ज कहां जाना चाहेगा, एनोड की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज आपका कैथोड की तरफ जाना चाहेगा। तो नेट माइग्रेशन तो नहीं हुआ, मतलब कि वो कहीं पे भी माइग्रेट नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात, कर लोगे क्या। अब जो तीसरे टाइप का सवाल यहां से बनता है वो बनता है पेप्टाइड से। किससे, पेप्टाइड का नाम इससे पहले सुना है क्या, सुना तो होगा। क्या होता है पेप्टाइड, CONH। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, अमाइड लिंकेज। अरे मतलब कि अगर आपके पास कोई एक अमीनो एसिड है NH2 CHR1 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैंने रिएक्ट कराया दूसरे अमीनो एसिड से, कुछ ये बना। अब इसके अंदर अगर मैं वाटर को एलिमिनेट कर दूं तो क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा, अमाइड लिंकेज बनेगी। यहां से H2, यहां से ऑक्सीजन लीव करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल लीव करा और क्या बना, NH2 CHR1 C डबल बॉन्ड ONH, कुछ ये बना। और ये क्या है आपके पास, पेप्टाइड लिंकेज। मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ईथर लिंकेज थी, अभी बताया था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ईथर था, पेप्टाइड के अंदर अमाइड लिंकेज होगी। ये अमाइड है तो अमाइड लिंकेज कहां होगी, पेप्टाइड के अंदर। अब अगर आपके पास कोई एक अमीनो एसिड दे दिया, ये क्या है, डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर दो पेप्टाइड लिंकेज होंगी, ध्यान रखना। डाइपेप्टाइड का मतलब एक पेप्टाइड लिंकेज और दो अमीनो एसिड। ट्राइपेप्टाइड पूछा जाए तो मतलब दो पेप्टाइड लिंकेज और तीन अमीनो एसिड। अब अगर आपके पास ये एक पेप्टाइड है, इसके अंदर ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, क्लियर है। इस अमीनो एसिड का जो ये N है ये फ्री है, NH2 यहां पे फ्री है, तो इसको क्या बोला जाएगा, N टर्मिनल, और इसको बोला जाएगा C टर्मिनल। मतलब कि अगर एक पेप्टाइड लिंकेज के अंदर आपका NH2 फ्री है तो इसको बोला जाएगा N टर्मिनल। N टर्मिनल यहां पे डिनोट कर रहा है कि इसका NH2 क्या है, फ्री है। यहां पे कोई पेप्टाइड नहीं बना हुआ आगे, अरे आगे कोई पेप्टाइड नहीं बना हुआ ना, और यहां पे भी नहीं बना हुआ आगे, मतलब इधर COH फ्री है, इधर NH2 फ्री है। तो अगर NH2 फ्री होगा तो बोला जाएगा N टर्मिनल और ये बोला जाएगा C टर्मिनल। क्लियर हो गया। अब सपोज करो यहां पे R1 की जगह पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया और R2 की जगह पे CH3 लिया, तो इसका नाम क्या था, ग्लाइसिन, और इसका नाम एलेनिन। तो ग्लाइसिन और एलेनिन को अगर मैं कनेक्ट करके एक पेप्टाइड बनाता हूं तो इस पेप्टाइड का नाम क्या होगा, GLYALA।
अगर आपके पास GLY पहले लिखा है, मतलब क्या है कि GLY का N टर्मिनल फ्री होगा और ALA का C टर्मिनल फ्री होगा। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं ALA और GLY, तो ये बात एक नहीं है, ध्यान रखना, ये एक बात नहीं होगी, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि इस एलेनिन का अब N टर्मिनल फ्री है और इस ग्लाइसिन का C टर्मिनल फ्री है। तो ये पेप्टाइड एक अलग पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड एक दूसरा पेप्टाइड है। तो इस तरह के सवाल को बोला जाता है सीक्वेंसिंग ऑफ पेप्टाइड। ये 2020 में कौन सी शिफ्ट में आया था, सितंबर में शायद आया था। तो सीक्वेंसिंग पे सवाल आ सकता है। अगर अमीनो एसिड का सवाल आया, वैसे फरवरी वाले अटेम्प्ट में नहीं आया था, पर हो सकता है मार्च में डाल दे, तो मार्च में अगर अमीनो एसिड से सवाल आएंगे तो पहले पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का आइडिया होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का आइडिया होना चाहिए। और थर्ड, आपको सीक्वेंसिंग ऑफ पेप्टाइड का आइडिया होना चाहिए। तो ये कैसा है, सीक्वेंसिंग ऑफ पेप्टाइड। आपको क्या करेगा, एक ट्राई पेप्टाइड दे देगा और पूछेगा इस ट्राई पेप्टाइड का नाम क्या होगा। तो नाम लिखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन से अमीनो एसिड है और कौन से अमीनो एसिड होंगे। ये कैसे पता लगेगा, जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि CH3 लगाया तो इसको एलेनिन बोला जाता है, हाइड्रोजन लगाया तो ग्लाइसिन बोला जाता है। और दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि जो N टर्मिनल दिया हुआ है, N टर्मिनल वाला पहले लिखा जाएगा, C टर्मिनल वाला बाद में लिखा जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या? अरे बोलो। और यहां से क्या सवाल बन सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है प्रोटीन्स का। इस बार आया ना कि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, उसकी स्टेबिलिटी किस इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है वहां पे। अरे छापना है क्या ये है, बोलो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं, अरे तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है या मैं ही बोलता जा रहा हूं बस, हैं कि भी देख लेंगे, सवाल आएगा तो देखा जाएगा, अभी कौन सा आ ही रहा है। नहीं, बोलने तो उसको जो बोल रहा है, ऐसा है। अब प्रोटीन्स के कितने स्ट्रक्चर मेन तो हमें ध्यान रखने, दो बस, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। 2 डिग्री भी दो तरीके के होते हैं, कौन से, एक अल्फा हेलिकल और एक बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिकल में क्या था, कुछ हेलिक्स की तरह था ऐसे। ये स्ट्रक्चर किसका है, अल्फा हेलिकल का। अब याद करो, प्रोटीन्स किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड मोनोमर होता है, प्रोटीन्स पॉलीमर होता है। मतलब अमीनो एसिड को जोड़ता रहूंगा तो एक प्रोटीन बनेगा। अब अमीनो एसिड के अंदर ये अमाइड लिंकेज थी, मतलब अगर आपके पास यहां पे C डबल बॉन्ड O है और यहां आपका NH है, तो इनके बीच में ये हो रही थी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है, जो सवाल आया था। पता लग गया हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा, अमाइड लिंकेज होगी। इसके अंदर C डबल बॉन्ड O है और एक NH है, तो इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। और बीटा प्लीटेड कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है, बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म में है। तो यहां पे भी क्या होगा, अगर ये C डबल बॉन्ड O है, ये आपका NH है, तो इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बीटा प्लीटेड वाला भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या रहता है, स्टेबलाइज रहता है। समझ में आ रहा है क्या? और 3 डिग्री की बात करूं तो ये भी दो तरीके के होंगे, एक फाइब्रस और एक आपका ग्लोबुलर। फाइब्रस वाले आपके वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और ग्लोबुलर वाले आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। ग्लोबुलर फाइब्रस का एग्जांपल क्या होगा, केराटिन, और क्या होगा, मायोसिन। अरे सपोज करो ना, केराटिन कहां पे होता है, बालों में होता है। अगर ये वाले प्रोटीन वाटर सोल्यूबल हो जाते, तुम नहाने जाते, नहा के बाहर निकलते, गंजे नहीं हो जाते, क्योंकि तो सोल्यूबल हो जाते।
इनके अंदर जो प्रोटीन अगर वो सोल्यूबल होता तो तुम नहा के बाहर निकलते तो मामला साफ, कटिंग कराने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक साफ। और अगर मान लो मायोसिन किस में होता है, स्किन के अंदर होता है, स्किन में होता है मायोसिन। तुम गए मजे से नहाने गए, अरे मम्मी पानी नहीं गर्म कर दो, नहाने जा रहा हूं, नहाने गए, नहा के बाहर आए, पता लग रहा है मामला साफ। अगर वाटर सोल्यूबल होते तो, पर होते कैसे हैं, इनसोल्यूबल, तो बच गए ना। ग्लोबुलर का एग्जांपल क्या होता है, हीमोग्लोबिन, एचबी, सुना होगा ना एचबी, एचबी का फुल फॉर्म हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है। एक आपको अच्छा फैक्ट बताया जाए, कोरोना चल रहा है उसके रिगार्डिंग, जो प्रोटीन का 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है ना, जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर बताता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में बताता है। किसके बारे में, क्योंकि प्रोटीन्स बना है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होगा कि ग्लाइसिन पहले आएगा या एलेनिन, एक सीक्वेंस होगा। अगर आपने वो सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना के अंदर जो स्ट्रेन था उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट था। क्या था, एस्पार्टिक एसिड था एज अमीनो एसिड। अब बीच में ये खबर आई थी ना कि स्ट्रेन चेंज हो गया है, इंग्लैंड में कुछ और स्ट्रेन चल रहा है वो चेंज हो गया। असल में क्या हुआ था, उसके अंदर जो एस्पार्टिक एसिड था वो ग्लाइसिन में चेंज हो गया था, तो इसका नाम दिया था उन्होंने D41G, स्ट्रेन का नाम डी था। एस्पार्टिक एसिड 41 डिनोट कर रहा था कि 41st पोजीशन पे जो एस्पार्टिक एसिड है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये स्ट्रेन था वो D41G। अपने को क्या लेना देना नहीं, कोरोना चला गया, मस्त रहो। पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, ये इसका एप्लीकेशन ही तो है। देखो दुनिया परेशान हो गई थी, स्ट्रेन चेंज हो गया, असल में अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल गया था उधर, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया प्रोटीन का। तो जो हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, जो हमने डोज बनाई थी, वो काम ही नहीं आएगी, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोटीन पे काम कर रही थी। जब स्ट्रक्चर बदल गया तो प्रोटीन पे काम होना बंद हो गया। समझ रहे हो। एक और उदाहरण दूं क्या, हीमोग्लोबिन, नहीं हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड को अगर आप चेंज कर दोगे वैलिन में, किसमें, तो जो स्ट्रक्चर होता है एचबी का वो स्फेरिकल होता है। जैसे ही वैलिन में आता है वो कुछ इस शेप का हो जाता है, तो ये होता है स्फेरिकल, दिस इज सिक्कल शेप। अब क्या होगा, हमें क्या लेना देना। एचबी है, एचबी क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर इसका शेप स्फेरिकल रहता तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता, पर क्योंकि शेप आपने चेंज कर दी, शेप चेंज क्यों हुई, क्योंकि अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल गया। तो अब जितनी ऑक्सीजन ये लेके जा पा रहा था उतनी ये लेके नहीं जा पाएगा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो मामला साफ। समझ रहे हो क्या। पर हमें क्या लेना देना नहीं, कुछ भी हो, सिक्कल हो स्फेरिकल हो, ये बताओ पेपर में आएगा 4 नंबर में, आएगा तो पढ़ते हैं, नहीं आएगा तो ऑक्सीजन जब भी कम होगा ज्यादा होगा देखा जाएगा। क्यों आ सकता है, ये हेलिकल तो आया ही था इस बारी, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता दिया कोरोना का, D41G। अरे समझ में आ रहा है क्या। तो अब कर लोगे। एक न्यूक्लिक बचता है, न्यूक्लिक में वही पुराना डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए में शुगर कौन सी होती है, अरे तुम्हारा तो मामला साफ। ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया करो। अरे अभी कहां बैग पैक कर रहे हो रे, अभी मैं जा रहा हूं क्या, अभी मैं जा रहा हूं क्या, फिर वो पेपर में आ गया तो कौन करके आएगा, आप। ऐसा मुझे पता है, कोई अपने आप को इधर ऑर्गेनिक का धुरंधर मानता है क्या, है कोई, है ऐसा कि ये क्या पढ़ा रहे हो, रिएक्शन कराओ, ये हम नहीं पढ़ते, रिएक्शन कराओ, कोई है ऐसा, कोई है। आपस में 5 मिनट बैठना चाहेंगे, अरे बोलो ना, कोई है तो नहीं ऐसा। तो जितना इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है उतने ये भी हैं, समझ रहे हो क्या। आती मैंने बताया था
कि ये चैप्टर ऐसे हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको ऑर्गेनिक का ज्ञान नहीं होना चाहिए। कोई एल्डोल कैनिजारो तो नहीं चल रहा इधर है, E1 E2 SN1 SN2 तो नहीं हो रहा है कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। तो ये चैप्टर कैसे है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, इनका किसी कोर चैप्टर से लेना देना नहीं है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करके जाएंगे तो सवाल आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इनमें से मुश्किल सवाल नहीं आता, मुश्किल नहीं आता इसमें से। आपने पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली सवाल हो जाएगा। वो एडवांस में आया था ना, थ्रियोनिन, वो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का था। उसमें क्या पूछा था उसने, स्ट्रक्चर दिया, जैसे पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर पूछा था। तो वो तो सवाल होते हैं छोड़ने के लिए ही होते हैं। क्योंकि मुझे बताओ, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर नहीं पता तो कायरा सेंटर बता सकते हो क्या? अब उसमें केमिस्ट्री अब रट के जाएगा तो हो भी सकता है, कोलेस्ट्रॉल के भी बता देगा हैं। बाबा भूल गया, वो सुबह याद कर रहा था चलता चलता। तो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में जितने भी स्ट्रक्चर है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेन चीज पढ़नी है, जैसे कि एलोस्टेरिक साइट क्या है, वो इनिबिशन क्या होता है, बस ये पता होना चाहिए। अब पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर पूछता तो चलता, वैसे तो भी नहीं चलता, पर उसमें कायरल सेंटर पूछ लिए कि कायरल सेंटर कितने होंगे। भाई हमें स्ट्रक्चरिंग नहीं पता, कायरल सेंटर कहां से ढूंढूं? तो वो सवाल ही छोड़ने के लिए होते हैं, उन पर टाइम वेस्ट मत करा करो। जब आपको पता है कि ये चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं तो उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो फालतू का? इससे अच्छा वो टाइम सेव करके कहीं और इस्तेमाल करो, है कि नहीं? फिजिक्स में लगाओ, मैथ में लगाओ। अरे तो न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट होंगे, पहला शुगर, दूसरा बेस और तीसरा फॉस्फोरिक एस्टर। और इसमें सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, डिफरेंस सिर्फ पूछता है डीएनए और आरएनए में क्या होगा बस। डीएनए में शुगर कौन सी होगी, 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में राइबोज शुगर होगी। इसमें जो बेस होंगे वो कौन से होंगे, ATGC, ये तो याद ही होता है। इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में 3, और यहां क्या होते हैं, AUGC। डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और ये कैसा होता है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड होता है और ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। रीजन इसका भी है कि ये अनस्टेबल क्यों है, इसका रीजन भी होता है। ज्यादा जानकारी के लिए कंसेप्ट वीडियोस मिली है, कंसेप्ट वीडियोस का एक्सेस मिला हुआ है, तो वो देख सकते हो। जिसने देखी होंगी उसको पता होगा कि ये अनस्टेबल क्यों था, ये स्टेबल क्यों था। क्योंकि असल में आरएनए में जो राइबोज शुगर है वो कैसी दिखती है, असल में कुछ इस तरह से। यहां OH होता है, यहां हाइड्रोजन, यहां OH हाइड्रोजन, यहां पे आपका बेस होता है, और ये आपका फॉस्फोरिक एस्टर होते हैं। तो कुछ इस तरह का होता है डीआरएनए। ये क्या, इतना पार्ट क्या है, शुगर, ये आपका बेस और ये आपका फॉस्फोरिक एस्टर, ठीक है। अब क्योंकि इसको लिखा है हमने राइबोज और इसको लिखा है 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ये पोजीशन है इस पे ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये होता है राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज का मतलब इस पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा दिया तो बना 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज। अब जो राइबोज के अंदर ये ऑक्सीजन होता है, यही इसकी कम स्टेबिलिटी का रीजन होता है, ये वाला ऑक्सीजन। फिर वही ज्यादा जानकारी के लिए कंसर्ट वीडियोस, ठीक है ना। तो डीएनए आरएनए में सिर्फ इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो पता है डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड होता है, कुछ इस तरह का होता है ना, ये तो पढ़ा ही होगा ना। इसमें क्या है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए जिया मेरे मर्जी, ओए तो ये क्या है, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इसको ध्यान कैसे रख सकते हो, याद नहीं, मतलब बीच में क्या होगा, साइड में क्या होगा, कैसे पता? अरे सीढ़ी तो चढ़ते हो ना, स्टेयर्स चढ़ते हैं,
साइड में रेल्स होते हैं, हैंड रेल्स। तो हैंड रेल्स आपके क्या होंगे, शुगर यूनिट प्लस फॉस्फोरिक एस्टर, और जो स्टेप्स होते हैं बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे कुछ इस तरह की होती ना सीडी, सीडी भी बताऊं क्या, ये है ना, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बीच में, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये आपस में कॉइल हो गए तो ये बन गया था। तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जो ये हैंड रेल्स हैं ये क्या बता रहे हैं, शुगर प्लस फॉस्फोरिक एस्टर। अरे अब बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा, क्लियर हो गया कुछ हद तक है। तो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहला बोलो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, सेकंड ओलिगो और पॉली के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज स्ट्रक्चर और मोनोमर यूनिट, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो इस बार आ ही जाएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सवाल दिया तो आएगा ही ना। अब उन्होंने फोन किया कि सवाल भेजो, तो भेजा एक सवाल बना के, तो आएगा ही तो सही ना। और अरे आ जाना चाहिए, आया नहीं ना, फिर आएगा, आएगा रिड्यूसिंग का कंसेप्ट आएगा पक्का, क्योंकि देखो ओलिगो और पॉली का तो आ चुका है। तो ये आप में भी दिमाग होना चाहिए कि जो चीजें एनटीए फरवरी में पूछ चुका है वो तो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है ना। अगर बच्चे ने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है और देख लिया बायोमोलिक्यूल के सवाल आ रहे हैं, घर पे जाते ही एनसीईआरटी खोल के पढ़ना चालू कर देगा, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, एक सवाल हर शिफ्ट में आया है। तो इस टाइम पे अगर कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना, कोई चैप्टर अगर ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने, तो उसी को रिवाइज करो। एंड टाइम पे कोई नया चैप्टर मत पढ़ो। मतलब अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको जीरो से नहीं आता, आपको जीरो से ऊपर तक जाना था, तो वो चैप्टर अभी छोड़ दो, इतना टाइम नहीं है नया चैप्टर करने का। नए चैप्टर के चक्कर में जो पुराने चैप्टर हैं उनमें भी डब्बा गोल हो जाएगा, क्योंकि उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे, और उसका अगर सवाल आएगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो नया चैप्टर इस टाइम पे नहीं पढ़ना, और नया चैप्टर इन द सेंस ऐसा चैप्टर जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता था, जिसको आपको जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मान लो बायोमोलिक्यूल से वो चैप्टर है जिसको आपको जीरो से स्टार्ट करना था, तो पूरा अगर मत पढ़ो, कम से कम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का तो पढ़ के ही जाना, क्योंकि इनका फेवरेट सवाल है, वो आता ही है, ठीक है। और जो आपको सीपीपी मिली है इसके अंदर एक ही सवाल है बायोमोलिक्यूल का, वो भी क्या था, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर पॉलीमर और पीओसी करेंगे, तो यही सीपीपी दोबारा लेके आना। क्लियर हो गया। डीपीपी मिली है तो उसमें भी सवाल दे रखे हैं, वो भी कर लेना। चलो ठीक है।